पहले तो सर ये आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से बड़े संगीन इल्जामात उनकी तरफ से आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमत के ऊपर उनकी जानिब से इल्जामात भी लगाए जाते हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब कभी एक स्टेटमेंट सामने आता है, वो भी कहते हैं कि इल्जामात से कुछ नहीं होगा, सबूत दें। क्या होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या है ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया किरण साहबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज हफ्ते का दिन है, आप लोग एंजॉय नहीं करना चाहते। मौसम भी अच्छा है, कॉफ़ी भी अच्छी है, पीएसएल भी शुरू हो गया। पीएसएल भी शुरू हो गया है और हमारे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ नहीं रही थी, बोर हो गए थे ट्रांसमिशन से। ये ड्रामा है, तो दिस इज़ नथिंग एबनॉर्मल, दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। हम 8 पीटीआई मांगती थी, 8 हल्के खुलवा दें। इस ड्रामे का डायरेक्टर कौन है? ड्रामा डायरेक्टर कोई भी हो। देखिए, एक तो ये कि जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमिश्नर ने लगाए हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो हमें पता है। हम बात कर रहे हैं कि 2018 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, आगे भी होगा, होता रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। उनकी दोस्तियाँ किसके साथ थी, उनके पास जायदाद कहाँ से आई, वो कितने ज़बरदस्त थे, कितने बुरे थे, उसको भी प्रूव कर लें, इसको भी प्रूव कर लें। उनकी अगर कहा जा रहा है वाबस्तगियाँ और दोस्तियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बड़े खुलेआम उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि ये भी पॉसिबिलिटी और ये भी पॉसिबिलिटी के नून लीग ने लॉन्च कर दिया, उनको पैसे दे दिए हों। सारा खेल पैसे का, यहाँ सबके सेल्फ इंटरेस्ट है। 10 दिन 12 दिन उनकी रिटायरमेंट के ऊपर है। आपको लगता है तहकीकात होंगी तो कुछ निकलेगा? मैं बहुत आपको इसका जवाब मुतमईन कर देता हूँ आपको। कितने साल हो गए भुट्टो साहब की शहादत को? 40-50 साल 50 साल तो हो गए माशाल्लाह से हमें। तो हम अभी तक उसको भी प्रो भी कर रहे हैं। और हमारे पास पीआईडीसी के पास कराची में एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हुई है, अरबों खरबों डॉलर की इमारत है। उसको 46 साल माशाल्लाह से हो गए। तो ठीक है, प्रूव करें। जो कमिश्नर साहब ने कहा है वो भी प्रूव कर लेते हैं, और जो कमिश्नर साहब के ऊपर इल्जाम आते हैं उसका भी प्रूव कर लेते हैं, तो निकल जाएगा ये 1-2 इलेक्शन। असल सवाल ये है कि गवर्नमेंट बनने किसकी जा रही है, क्योंकि इस वक्त इतना ज्यादा क्योस है ना। कल रात ख्वाजा साद रफीक साहब एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पीएमएलएन को कांटों का ताज सर पे पहनने का कोई शौक नहीं है। पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो आए आगे और आके हुकूमत बनाए। पीएमएलएन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट शेयर नहीं करेगी। समझ नहीं आ रहा हुकूमत बनेगी किसकी। किरण साहबा, एक तो ताज, कांटों का ताज पहना नहीं रहा कोई उनको। नून लीग को कांटों के ताज पे सब मिलके बिठा रहे हैं। अच्छा, तो फर्क होता है। कांटों के ताज को पहनना और उस पर बैठने में बड़ा फर्क है। तो चीखें तो निकलेंगी। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि क्या हो रहा है अभी के आज के हिसाब से, अगर हम इस वक्त जब बात करें आपके प्रोग्राम में, तो कोलेशन की गवर्नमेंट है, पीडीएम 2 है, और क्या कहते हैं, जरदारी साहब जो हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदे ले लेगी। और आइनी ओहदे लेने के बाद शायद 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 इतनी परसेंटेज अगर उनको ये समझ में आ जाए कि 1.5 साल चल जाएगी, तो वजारतों लेने में कोई कबात नहीं होगी किसी को। फिर आपने एक मौलाना साहब का भी खेल देख लिया, तो मौलाना साहब का भी खेल ये कि उनको उनकी विशेष के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए। तो जो मैंने आपके पता नहीं आपके चैनल पे, आपके शो पे कहा था के हवाले से जो वो तो मैंने कहा ही था, वो तो ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी, वो तो रिटन ऑन द वॉल, जैसे आपका ये ऐड लगा हुआ है वैसे वो भी क्लियर है। अब ये देखना है कि सारे जो लीडर हैं एक्सपायर्ड, ये एक कंटेनर के ऊपर होंगे या उसके अंदर बंद होंगे। इससे पहले कि मैं, क्योंकि कमिश्नर के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन आपने मौलाना साहब की बात कर दी ना, तो मैं जरा ये भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या एनी पॉसिबिलिटीज, आपने कहा कि कंटेनर पे हो सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो हमने पीटीआई की गवर्नमेंट में मौलाना साहब का पीडीएम का पूरा इत्तेहाद बन के और फिर उसके बाद मौलाना का जो स्ट्रीट पावर है उसे इस्तेमाल करते हुए देखा था, कि एनी पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ पर पीएमएलएन गवर्नमेंट कर रही हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ हो, और दूसरी तरफ पीटीआई के साथ मिलकर पीएमएल ये जो जेयूआईफे है ये अपना स्ट्रीट पावर लेकर आए? एनी पॉसिबिलिटी? नहीं, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। आप परेशान हैं आज, मुझे लग रहा है कंसर्न है बहुत पाकिस्तान। मैं आपको बताया, देखिए आप मरी गई वीकेंड पे, आप समझे मरी आप गई जमहूरी गाड़ी के अंदर बैठ के, वापसी में रात को 3 बज गए, पेट्रोल खत्म हो गया, मौलाना साहब की टैक्सी आगे खड़ी हो गई, उन्होंने कहा भाई मैं आपकी जगह का फायदा उठाऊंगा, आप मजबूर हैं, आपको 500 रुपये किराए की जगह 5000 किराया देना है। आपने कहा मैं इतनी मजबूर हूँ, 7000 ले लो। उसने कहा नहीं, आप 7000 देने को 15000 दे दो। वो जमहूरी गाड़ी के किराए का सेटिंग हो जाएगी, जमहूरी जनाजा उस गाड़ी में चलना शुरू हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद वो पहाड़ी से गिर जाएगी, और फिर नई इलेक्शन आएंगे, नई पौध आएगी, नई कौम देखेगी। नए इलेक्शंस कब तक आएंगे? देखिए, मुआवजा अगर आपका हो गया, मेरा तज्जिया है, अल्लाह की मदद आ गई, कोलेशन चल गई, इनमें कोई आपस में झगड़े नहीं पड़े, क्योंकि तो ज़रा सा धक्का देंगे तो वो हिलेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा छोड़ेंगे फिर खींच लेंगे,
तो इस पोजीशन के अंदर 1.25 साल 1.5 साल बहुत, कोई अल्लाह ताला की मदद आ गई तो 1.5 पौने 2 साल हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उधर तक हम जा रहे हैं। तो सिर्फ अच्छी चीज़ अल्लाह की तरफ से इस इलेक्शन में ये हुई है जी। कि एक्सपायर्ड लीडर छट जाएंगे, रेगिंग कम होगी, जमहूरी निज़ाम आ जाएगा, प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ हम चल पड़ेंगे, प्रोवाइडेड एक्सक्यूज मी, कि 6 को वक्त ज़रूरत 9 और 9 को 6 पढ़ने वाले इस बार अपना वो काम करें और बाकी सब उतना काम करें। सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। अब जरा दोबारा वो जो कमिश्नर वाले मामले पे मैंने शुरू किया था वहां पे दोबारा आ जाती हूँ। एकदम इस्तेहकाम या अफरा तफरी के लिए, वाकई से फैलाने के लिए कोई साजिश की गई है? देखिए ये कोई नॉर्मल आदमी एक्सेप्ट कर सकता है कि 10 दिन के बाद, भाई आप 10 मिनट बाद होता, 10 घंटे बाद होता, तब भी मान लेते हैं। आप 10 दिन बाद कह रहे हैं मेरा ज़मीर जाग गया है, और खुदकुशी भी आज ही सुबह। अच्छा, खुदकुशी भी मसला ये हमारे मुल्क के अंदर ना, चाहे वो आदमी हो या औरतें हो, हर बार कहती हैं खुदकुशी कर रही हैं, करती कोई नहीं है। मैंने जितने भी किस्से अपनी जिंदगी में बड़े होते हुए सुना, नहीं खुदकुशी नहीं खुदकुशी करे भाई, नहीं हराम तो है ना भाई, इतने बड़े दावे ना करें ना। कई होते हैं जो खुदकुशी करके बता भी देते हैं कि हमने गोलियां खा ली हैं, फोन करते हैं, कहते हैं हम गिर रहे हैं, मरने वाले हैं, हम गोलियां। अब हम सोसाइटी का हिस्सा है ना, देखते हैं ये सब चीज़ें। आदमियों का अब ये इतना बड़ा उम्र का आदमी भाई खुदकुशी करनी थी, खामोशी से खुदकुशी कर लेते, एक नोट लगाते ही मैं सवायद छोड़ रहा हूँ और मैं ज़मीर के बोझ में इलेक्शन के अगले दिन, और आप मर जाते तो हम आपकी फातिहा करने के लिए, जनाजा उठाने के लिए आए थे, और कहते यार बड़ा अच्छा आदमी था। ये तो जो काम 10 दिन बाद रिटायर हो रहा है एक आदमी, इसमें तो खुद 100 क्वेश्चन हैं। इसके बाद इतनी जायदाद कहाँ से आई, इसकी प्रॉपर्टी की फाइलें कहाँ से आई? 10 दिन पहले रिटायर हो रहा है, और ज़मीर 10 दिन बाद मिस्टर ज़मीर जाग रहे हैं। 9 घंटे बाद होते, 10 घंटे बाद होते, अगले दिन भी होते, शायद दूसरे दिन भी होते हैं कि 20 बच्चों ने कोई ज़मीर जगा दी है। अक्सर ये होता है कि आप बेज़मीर होते हैं, आपके घर वाले ज़मीर जगा देते हैं। 10 दिन के बाद और 10 दिन पहले रिटायरमेंट, नॉनसेंस। इसको नॉर्मल लें, ये कल सुबह फिजल आउट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी नॉर्मल लेगी इसको, या नोटिस ले सकती है, आपको लगता है? देखिए, मैं तो गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि अब कोई नोटिस ना लें। अच्छा, बहुत नोटिस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। उस नोटिस के अंदर नस्ला टावर का भी नोटिस होना चाहिए था, वो गिर गया, गरीब सड़क पे आ गए। भुट्टो साहब मर गए, उसका भी नोटिस ना ले लेते उस वक्त। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरा दी, रात के 12 बजे पाबंद करके, उस वक्त नोटिस ले लेते। तहकीकात से कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जिस वक्त तहकीकात होगी हम उस वक्त ऊपर जा चुके होंगे। तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, कोई भी विफाक में हुकूमत बनाना नहीं जा रहा है। कल पीर साहब पगारों का अगर आपने देखा उस स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, इमरजेंसी भी हो सकती है। कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसको एक आप सैटरडे का दिन देखें, उसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखें। कुछ ने खाना ऑर्डर कर दिया हो, किसी ने कॉफ़ी, किसी ने कश्मीरी चाय। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सुबह उठेंगे ये सब चीज़ें फिजल आउट हो चुकी होंगी, आदि हो चुकी है। हम तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन है आपकी या तज्जिया है? मार्शल लॉ नहीं लग रहा। देखिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा तज्जिया जो है वो खबर बन जाती है, और खबर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, इसको रिवर्स कर लेते हैं। जिधर हम इशारा करना चाहते हैं वो उस इशारे से मैं हटा लेता हूँ। ठीक है जी, कि उनको भी नहीं पता। अगर इतने फार साइडेड होते तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो हम उनको भी जितना उनको काम आता है उतना ही रखे रहने देना, जुडिशरी का काम उतना रखे जितना हमारा है, आपका है। हम बांट ले काम तो सकून चले। हम प्रॉब्लम है कि या हम कहते हैं इनको सब पता है या इनको सब पता है, तो फिर हम तो घास खाने आए थे, फिर हमारा और आपका कोई काम नहीं है। तो हमारा और आपका काम है, उसी को करने दें, बाकी सब देख लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कल और परसों बड़ी खबरों में रहे हैं, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इंकशाफात किए हैं उन्होंने। अब कुछ टेक्निकल साइड पे अगर उसको देखें कि मीटिंग्स कब हुई, वो किसकी बात करें, तो कहीं कहीं पर झोल नजर आता है। क्या हुआ ये मौलाना फजल रहमान साहब? देखिए, मेरी बात सुने, ये स्टैब्लिशमेंट को हिट करने का जो मरहला है वो शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब से। जब नवाज शरीफ साहब ने हिट किया तो उस वक्त स्टैब्लिशमेंट बात करने आ गई। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने हिट किया, उनसे ही बात हो गई। फिर उस नादानी के अंदर ये नहीं रियलाइज़ किया कि इस बार की स्टैब्लिशमेंट ऊपर से नीचे तक बड़ी डिफरेंट है, ईमानदार है, उनके अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है, एम्बिशंस नहीं है। तो हमने क्या किया, हम PTI उससे 10 गुना आगे जाके उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ बात नहीं करेंगे, लेट जाएंगे। वो खड़े होने वाले लोग तो खड़े हो गए। ठीक है जी। इसी तरह मौलाना साहब भी उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आप अपनी नलायकी, नकम्मापन, नाअहली और ख्वाहिशात, चाहे वो मेरी क्यों ना हो, उसका मलबा ना डाला करें दूसरों के ऊपर। हम कभी डाल देते हैं, क्योंकि हम स्टैब्लिशमेंट का नाम बहुत ईजीली इसलिए लेते हैं कि वो बार बार आके अपना बयानिया नहीं बताती, हम नहीं थे, हम थे, हम बुरे हैं, हम अच्छे हैं। वो क्योंकि बात नहीं करती, तो हम कहते हैं जो आदमी बात नहीं करता ना, उसकी तो हम तहस नहस कर दें उसको, हम उसका एडवांटेज ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उन लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनको मजबूर ना करें कि वो इस तरह बात करने आ जाए। ठीक है, जब इस तरह बात करने आएंगे ना, तो फिर सबकी ज़बानों के अंदर हलक में चीज़ें फंसना शुरू हो जाएंगी। तो इस किसी आदमी को इतनी बुरा भला, मुझे आप
रोज़ गाली दे, रोज़ गाली दे, रोज़ गाली दे, और आप बहुत ताकतवर हो, आपका पूरा स्टूडियो और इसमें बंदूक आ ले, एक दिन मैं आपके खड़ा हो जाऊँगा और कहूँगा आप बताओ या मैं मर जाऊँगा या मार दूँगा। तो इसको एहतियात से काम लें, वरना अगर एक कंटेनर के अंदर सब जमा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, उसको नीचे ला के सबको एक साथ ही पाक सरजमीन कतराना ये जो कुट्टी हुई है मौलाना साहब की, थोड़े दिन ये की है। किससे हुई है, कहाँ हुई है? थोड़े दिन की सरबराही कर रहे थे पीडीएम की। देखिए उन्होंने तो कमाल काम किया, 4 सीटों के साथ 100 सीटों वालों को अपने पीछे लगा दिया। उनकी पॉपुलर वेव के मौलाना साहब भी आ गए। मजेदार बात ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम देखा है, एंड आई वुड गिव हिम द क्रेडिट कि मौलाना साहब भी जैसे बाकी फसली बटेरे पीटीआई की पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर आके बैठ गए। जिन्होंने भाई उनसे पूछा तुमने अपने घर में क्या किया था, 6-8 महीने पहले तुम आए हमें भाषण दे रहे हो। हम तो वो लोग थे जब खान साहब की जान को खतरा होता था, अलर्ट आता था, तो हम तो सीना अपना आगे लगा के ह्यूमन शील्ड बन के उसके आगे खड़े होते थे। तो हमें बताओगे जिन्होंने इस गवर्नमेंट इस पार्टी को खून दिया है, ठीक है, लेकिन ये तमाशबीन है। अभी एक झटके में आधे बिक जाएंगे, आधे रह जाएंगे, तो फिजल आउट। लेकिन ये मौलाना साहब की आप कह रहे हैं 4 दिन की कुट्टी है, तो ये दोस्ती कहाँ जाकर होगी, किस नुक्ते पर होगी? वही आपने 500 रुपए के फ्यूल के मजबूरी की हाल है 5000 देने या 50। अभी क्या मौलाना साहब को याद दिला दूं मैं आपके तवस्सुस से, टर्की की चीज़ें कोई दुनिया से दूर तो नहीं है। तो फिर टर्की की अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी तो दोस्ती फ़ौरन करनी पड़ जाएगी। इससे पहले जो मिलता है ले लें, वरना टर्की तो बहुत आसान सी जगह है। मैं आपके शो पे पहली दफ़ा ही बात कर रहा हूँ, मुझे अभी याद आ गई है। तो बिफोर यू एंड आई गो टुवर्ड्स टर्की, इट्स बेटर फॉर मौलाना साहब कि जल्दी जल्दी जो मिलता है 25,000 की जिद ना करें, 500 रुपये या 550, 600 रुपये लेके चलते करें। क्या है टर्की में, थोड़ा सा तो बता दें। अभी तो मैंने आपको इतना बताया, अब इसका फिर हम अगले प्रोग्राम में आप नहीं बुलाएंगे अगर मैं सब कुछ दे दूंगा आपके नहीं, आप हमेशा यहाँ बैठे होते हैं मेरी सीट पर, थोड़ा बहुत तो बता दें ताकि पता तो चल जाए कि टर्की का क्या। मैंने इतना बोल दिया, अब आप इसके फायर क्रैकर्स देखेंगे। मौलाना साहब से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 500 रुपये किराया बनता है, 600-700 में फैसला करें, वरना टर्की दूर नहीं है। फिर टर्की को जस्टिफाई करना और टर्की के ऊपर बेले लेना बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ये किस मामले पे, किस नुक्ते पे जाके दोस्ती हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। ये देखिए, ये सब नहीं फिर नहीं फार फैच है वो। तो देखिए कुछ लोगों के वजीर आजम बनने के बचपन के ख्वाब हैं, हमारी पार्टी में भी थे, वो पता है उनकी शेरवानियाँ छोटी हो गई, वो बड़े हो गए उससे, लेकिन वो उसी को पहन के बैठे हैं। ये भी उनका ख्वाब है। और मैं तो कहता हूँ देखें, अगर मुझे ये फैसला देते इस मुल्क का कभी एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं येस और नो करता, जैसे चीफ जस्टिस साहब की पोजीशन है या बाकियों की पोजीशन, तो मैं कहता कि पीटीआई की अगर नहीं भी हैं सीटें, इनको कहो गवर्नमेंट बनाए, चलाएं। इनका ना बाप गवर्नमेंट बना सकता है, ना इनका बाप गवर्नमेंट चला सकता है। ये तो हमें पता है अंदर से। ये सारे नाअहल निकम्मे जो सामने आपको फरसूदा निज़ाम के एक्सपायर्ड लीडर हैं, इनका बाप भी नहीं चला सकता है मुल्क, ठीक है। ये सारे इमरान खान के साथ मिलकर दोस्त बन जाए, बेस्ट फ्रेंड बन जाए, तब ये मुल्क नहीं चला सकते। फैसल साहब, ये जनरल बाजवा के हवाले से तमाम जमातें जब वो ऑपोजिशन में रही, जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज करती रही हैं। पीएमएलएन ने भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया, पीपल्स पार्टी ने भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया, फिर पीटीआई जब हुकूमत से निकल गई तब उन्होंने भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया। अब मौलाना फजल रहमान साहब आ गए, वो भी जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनके कहने पर अदम एतमाद लाई गई है। तो ये हुआ क्या है? इनका भी ज़मीर जाग गया है, मौलाना साहब का भी 2 साल बाद 20 महीने बाद ज़मीर जाग गया। तो जिस जो आदमी मजहबी दर्स देता हो वो इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। सवाल तो यहाँ से उठना चाहिए ना कि मौलाना साहब आप 20 महीने से रात सुबह के बैठे थे, नंबर 1, नंबर 2 वो कह रहे हैं मैंने उस वक्त इसलिए नहीं किया वरना कहते कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा चलें जी, अगर फिर आप आज क्यों कर रहे हैं? उस वक्त गवाही दे रहे थे कि जनरल बाजवा न्यूट्रल है। उसे मिल रहा था ना, हाउसिंग थी ना, सारी बेनिफिट नजर आ रहा था। अब वो पेड़ भर गया, टर्की तक का सफर हो गया, वो अमेरिका तक का सफर करना चाहते हैं, लंदन का करना चाहते हैं। वो तो महंगी जगह है ना, हम वहाँ झक मारे इतने सालों से पैसे लगा के, तो हम भी तो रेजिस्ट करेंगे ना कि हम हर महंगी जगह पे नहीं आने देंगे आपको। छोटा छोटा चलें, जहाँ जहाँ तक है वहीं तक चलें। तो जो लाइटर नोट बात कर रहा था, वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि देखिए बाजवा साहब का नाम उछालना बहुत आसान काम है, वो सरबराह हैं। एक्चुअली जो एक ख़ास है ना, उस पे ना पीटीआई बोलती है, नून ने थोड़ा सा बोला, पीपल्स पार्टी नहीं बोलती है, मौलवी नहीं बोलता। ठीक है, मुझे नहीं पता, आप नाम ले लें, मैं तो ख़ास बोलूँगा कि जब तक ख़ास बंदगी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा तब तक मैं तो उसका कब्र तक पीछा करूँगा। उसके पास है इन सब की लाइफ लाइन के चट्टे पट्टे, बाजवा साहब के पास है नहीं, ठीक है, क्योंकि बाजवा साहब भी बाईपास किए गए, उनको भी भरोसे में चोट पड़ी। लेकिन जो डैडी टू थे ना उस ज़माने के, हमने तो उनको कुर्सी पे जब ताकतवर थे ना, दुनिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर, हमने उस वक्त मैंने उससे टक्कर ली थी। मैं तो आखिर तक कब्र तक उसके पीछे जाऊंगा, चाहे मैं जाऊँ उस कब्र के अंदर या वो जाए। लेकिन
उस डैडी 2 के पास ना इन सब की लाइफ लाइन की फाइलें, वो इनको भराना करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, इसलिए वो नाम नहीं लेते, वो इधर उधर से लीक भी करवा देगा। बाजवा साहब ये कमज़ोर आदमी का नाम इस तरह लेते हैं जिसका सबूत नहीं है, जिस खुद भरोसे में जिसने मार खाई। ऑल्दो इट इज़ अ सैड डिसअपॉइंटमेंट कि इतनी बड़े मनसब पे बैठने फाइलों वाला में मौलाना साहब की फाइल भी शामिल है। देखिए करण साहब, इस मुल्क के अंदर सियासतदानों की फाइल और सियासतदानों के एफिडेविट किसी वजह से सब बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि मौलाना साहब की फाइल बड़ी हो गई, वो टर्की तक चली गई, तो बेहतर ये कि मौलाना साहब अब बस जितना हो गया वो हो गया, वापस आ गए। ब्रेक लगा ले। हाँ, ब्रेक लगा लें, वरना ब्रेक फेल हुई तो ये पहाड़ से नीचे गाड़ियाँ इन टर्की शर्की तक बेल शेल नहीं होती। फिर आप जो भी स्ट्रीट एजिटेशन करनी करते रहें, क्योंकि 9 मई की तर्स की तरफ अगर 1% भी आप गए तो मैंने जैसे कहा ना कि हलक से बात करना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी सरबराहान पार्टी छोड़ हैं, पहले हमने तरीन साहब को देखा, फिर अब परवेज खटक साहब ने पार्टी छोड़ दी है। अपनी वजह तो बता रहे हैं कि खराबी सेहत की वजह से वो छोड़े, मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, लेकिन क्या यही वजह है या इलेक्शन का जो नतीजा आया वो दिल बर्दाश्ता हो गया? देखिए मैं आपको, मुझे तरीन साहब का तो ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है और उन्होंने बड़ी खिदमत की है मुल्क की। इट इज़ अ सैड इवेंट कि तरीन साहब जैसे आदमी पॉलिटिक्स से निकल गए, रियली रियली सैड, जो काफ़ी अरसे बाद वापस आए थे इनफैक्ट। वापस आए थे, ठीक है। दूसरा ये कि चलें उस पार्टी के सरबराह या उस पार्टी को संभालने के लिए हमारा एक और दोस्त सलीम खान साहब हैं। मैं अगर डिसीजन मेकर होता तो मैं कहता इनको सीएमशिप दें तो ये उठा देंगे मामले को, लेकिन क्योंकि हमारा फैमिली कॉरपोरेशन है पाकिस्तान, तो हम हमारी लायक नालायक होगी हम उसी को देंगे, ठीक है। बट दिस इज़ द लास्ट टाइम, क्योंकि ये नून लीग का इक़्तिदार भी आखिरी है, इसके बाद ये पंजाब की एमक्यूएम बन जाएगी। सो उसमें बहुत कुछ अच्छा भी होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जहांगीर तरीन साहब का तो लॉस है, इट्स अ सिवियर लॉस टुवर्ड्स पाकिस्तान। और परवेज खटक? परवेज खटक साहब का लिए मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल से उन्होंने शायद प्रिंसिपल सियासत की है, ये सोचते हुए कि जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद उनको वाकई में कुर्सी पे नहीं होना चाहिए था। तो आई थिंक कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंट हुए उस पर उन्होंने रियलाइज़ किया और उसको आप पॉजिटिव वे में अप्रिशिएट करें कि उन्होंने बाकियों को मौका दिया कि आप ट्राई कर लें। जैसे सिराजुल हक साहब भी जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका जाना इसलिए बनता है कि उनके एतबार में कोई भी जमात इस्लामी बहुत सी पार्टी है और ख़ुद भी बहुत से आदमी हो, लेकिन जैसे नईम साहब हैं, नईम रहमान साहब, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ सिस्टम में बैठ के सिस्टम को ठीक करें। ये बार बार सिस्टम से बाहर नाराज़ हो जाएंगे, मैं स्टूडियो में नहीं आऊँगा, आपको बुरा कहूँगा, इससे काम नहीं चलेगा। आए इधर फेस करें, इसको सॉर्ट आउट करें और सिस्टम की अच्छाई की तरफ उसको लेकर। बड़ी